Hello friends, welcome to my YouTube channels once again। और आज हम अपना जनरेटिव एआई के ऊपर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा सातवां सेशन होने वाला है। सो क्विकली हम पहले देख लेते हैं अभी तक हमने सेशन 1 से सेशन 6 तक क्या पढ़ा है। सो सबसे पहले हमने जनरेटिव एआई के ऊपर अपना सेशन से स्टार्ट किया समझना वेरी बेसिक से, जिसमें हमने बात की कि हम सबसे पहले अपना खुद का एलएलएम मॉडल बनाना सीखेंगे। सो एलएलएम मॉडल को बनाने के लिए हमने देखा कि हम कई सारे स्टेजेस के थ्रू हमको जाना पड़ेगा, जिसमें से हमारा एक स्टेज होगा डेटा प्रिपरेशन। देन हम बात करेंगे अटेंशन मैकेनिज्म और एलएलएम आर्किटेक्चर की। उसके बाद हमारे पास डेटा होगा और आर्किटेक्चर होगा। फिर इन दोनों की हेल्प से हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे और मॉडल को सेव करेंगे फॉर लेटर यूज़, और वो हमारा एलएलएम फाउंडेशनल मॉडल होगा, जिसको हम बाद में फाइन ट्यूनिंग और बाकी सब करके एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। तो अभी तक हमने डेटा प्रिपरेशन के काफ़ी सारे स्टेजेस देख लिए हैं और आज से हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक पर, व्हिच इज़ अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म इज़ पार्ट ऑफ योर ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर। सो चूँकि ये अटेंशन मैकेनिज्म एक अपने में एक बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने इनको अलग-अलग ब्लॉक्स में रखा हुआ है आपके लिए। ओके? सो पहले हम अटेंशन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर इस ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और सबको कोड करेंगे। आज का हमारा एजेंडा होने वाला है, एज़ यू कैन सी हम अटेंशन मैकेनिज़्म के बारे में ही बात करेंगे और इस अटेंशन मैकेनिज़्म को हम 1 लेक्चर में नहीं देखेंगे, हम इसको प्रोबेबली 2 लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो भी आज के बाद बच जाएगा वो उसका थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल जो भी कोडिंग करना होगा वो हम करके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके? तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है एक बार क्विक रिकैप लेते हैं डेटा प्रिपरेशन में। डेटा प्रिपरेशन में हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक टेक्स्ट डेटा है। इस टेक्स्ट डेटा को हमने टोकेनाइज़ किया। यहाँ पर आपको वर्ड, हर टोकन एक वर्ड की तरह दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये सब वर्ड्स हो सकते हैं या होते हैं। और हमने देखा कि हम कैसे सब वर्ड एल्गोरिदम यूज़ करके टोकेनाइज़ कर सकते हैं और वहाँ पर हमने देखा बाइट पेयर एन्कोडिंग मेथड कैसे यूज़ होता है। ओके। फिर जब हमने अपने टेक्स्ट को टोकन्स में डिवाइड कर लिया, फिर हमने उनको एक टोकन आईडी असाइन की व्हिच वर रैंडम नंबर्स। और फिर हमने देखा कि ये रैंडम नंबर देने से हम सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्ड्स के। इसको हमने सीखा कैसे हम टोकन एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। फिर हमने देखा कि टोकन एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम अपने वर्ड्स के सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर कर पा रहे हैं, बट हमारे साथ एक और प्रॉब्लम थी इसमें कि हम सीक्वेंस का मैटर कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मर्स जो डेवलप हुए थे, इवॉल्व हुए थे, वो बेसिकली इसीलिए इवॉल्व हुए थे क्योंकि हमारे आरएनएन, एलएसटीएम या जो भी पुराने हमारे मॉडल्स थे, वो उन सब में डेटा हमारा सीक्वेंस में फीड होता था, या एक वर्ड के बाद एक वर्ड जाता था, अगर आपको याद हो तो। कोई भी हमारा आरएनएन या एलएसटीएम या जीआरयू टाइप के मॉडल थे, उनमें हमारा पहले टाइम स्टेप में एक इनपुट जाता था, फिर दूसरे टाइम स्टेप में दूसरा इनपुट जाता था एंड सो ऑन। इस चीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था सीक्वेंशियल मॉडल होने का, कि हम अपने मॉडल को बहुत लार्ज डेटा पे ट्रेन नहीं कर पा रहे थे। ओके। इसका प्रॉब्लम ये था कि जब हम लार्ज डेटा पे इस मॉडल को ट्रेन नहीं कर पा रहे थे, तो हम एक अपना ऐसा मॉडल नहीं बना पा रहे थे जहाँ पर हम ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकें। एंड आई होप आपको ट्रांसफर लर्निंग याद है क्या होता है? आपने सीएनएन में देखा होगा कि हम एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर, इमेजनेट डेटा के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन कर देते हैं, जो कि हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन रखता है इमेजेस के बारे में, और फिर उस मॉडल के ऊपर हम अपने डेटा से इसको फाइन ट्यून करके और अपने एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर हमारे पास लेस डेटा भी है, तो एक्जिस्टिंग मॉडल को हम यूज़ करके को ट्रेन करते हैं अपने कम डेटा के साथ, और हमारा मॉडल एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट काम करने लगता है। ये एक मोटा-मोटा ओवरव्यू है, अगर आपको नहीं याद है, सो आई विल सजेस्ट प्लीज़ एक बार ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इट विल हेल्प यू। और सो बस यही प्रॉब्लम थी हमारी कि जब ये हम आरएनएन वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो हम बड़े डेटा पे नहीं इसको ट्रेन कर पा रहे थे अपने मॉडल को, और इसलिए हम ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे थे। जब से हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया, तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में हमने क्या किया कि हम डेटा को पैरेलल में प्रोसेस करने लगे, और पैरेलल में प्रोसेस करने से क्या हुआ कि हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग को हम यूज़ कर पाए और हमारे पास
GPT-2, बर्ट इस टाइप के मॉडल्स हमारे पास आए एग्जिस्टेंस में और इनको हम यूज़ करके अपने बहुत ही हेवी एप्लीकेशंस बनाने लगे जो काफ़ी यूज़फुल और एक्यूरेट थे, राइट? तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा यहाँ पर जब हमने टोकन एम्बेडिंग अपने डेटा प्रोसेसिंग में हमने स्टार्ट किया इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद हमें प्रॉब्लम थी कि हमारे डेटा में हम इनपुट सीक्वेंस को नहीं कैप्चर कर पा रहे थे, ओके? क्योंकि हमने ये जो यहाँ पे हर टाइम स्टैम्प पे इनपुट दे रहे थे पहले मॉडल में, पैरेलल प्रोसेसिंग के टाइम पर हमने ये सीक्वेंस और इन्फॉर्मेशन खो दी। तो हमें अपने इस आर्किटेक्चर को कहीं न कहीं सीक्वेंस के बारे में या पोज़ीशन के बारे में इनपुट देना था। सो हमने लास्ट सेशन में देखा कि हम कैसे पोज़िशनल एम्बेडिंग को जनरेट कर सकते हैं और उसको टोकन एम्बेडिंग के साथ ऐड करके एक नया इनपुट एम्बेडिंग बना सकते हैं जिसमें हमारे पास टोकन एम्बेडिंग की भी इन्फॉर्मेशन है और पोजिशनल की भी इन्फॉर्मेशन है और ये हमारा फाइनल इनपुट होगा जो कि हमारे ट्रांसफार्मर मॉडल के अंदर जाएगा। अब हमारे ट्रांसफार्मर मॉडल के अंदर हमारा नेक्स्ट आता है जहाँ पे ये इनपुट फीड होगा दैट इज़ मल्टी हेड अटेंशन। अगर आप इस आर्किटेक्चर को देखें तो अब हम यहाँ पर हैं, जहाँ की हम बात करेंगे मल्टी हेड अटेंशन की। सो मल्टी हेड अटेंशन को समझने के लिए हम एक बार में नहीं समझ सकते, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है। सो इसको हम 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। सो देख लेते हैं हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिम्प्लिफाइड सेल्फ अटेंशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे सेल्फ अटेंशन क्या होता है। सो प्रोबेबली ये 2 पार्ट हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कॉज़ल अटेंशन क्या होता है और फिर देखेंगे मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है। सो इन दोनों को हम नेक्स्ट सेशन में अटेंड करेंगे और फिर हम चारों की पाइथन कोड को भी देखेंगे। सो हो सकता है हमें 2 से 3 सेशन इन चारों टॉपिक को कवर करने में एंड टू एंड लगे। सो ओके, आई होप आज का कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर है, हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्या ज़रूरत है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इस अटेंशन या सेल्फ अटेंशन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ओके। सो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अपने वर्ड्स के एम्बेडिंग्स बनाए, ओके। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है इस तरह का जहाँ पर मेरे पास सेंटेंस है लाइक एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल इज हेल्दी, एप्पल इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स एंड एप्पल इज अ गुड फोन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें एप्पल सारे में कॉमन है और फर्स्ट 3 वर्ड्स सेंटेंस में मेरे एप्पल एज अ फ्रूट यूज हुआ है और चौथे सेंटेंस में हमारे पास एप्पल एज अ फोन यूज हुआ है, ओके। सो अगर इन एक्चुअल ऐसा डेटा हो मेरे पास और ये बहुत बड़ा डेटा सेट हो, मान लीजिए लाखों के रोज़ हो वहाँ पे और जहाँ पर सब में एप्पल की बात हो रही हो और 90% ऑफ द टाइम मान लीजिए कि आप एप्पल को एज़ अ फ्रूट है आपके डेटा में और 10% टाइम एज़ अ फ़ोन है आपके डेटा में, देन व्हाट विल हैपन? क्या अभी तक जो हमने एम्बेडिंग जनरेट की है, सो उस एम्बेडिंग में क्या होगा जब ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेगा, तो इसके बेस पे एप्पल को एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा। अगर आपको याद हो तो हमने किसी वर्ड को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने का मतलब हमने क्या समझा था कि इसके कुछ फीचर्स होंगे और उन फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर इसको कुछ नंबर असाइन होंगे और इस तरह से हम वर्ड्स को वेक्टर में डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और हमारे मेरे इस डायरेक्ट वीडियो में आए हैं डायरेक्टली, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियो भी एक बार प्लीज़ देख लें और टोकन एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके? तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले यहाँ पर एप्पल को एज़ अ फ्रूट ट्रीट करेगा और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 2 फीचर लेके चलते हैं, मान लेते हैं। एक हमारा फीचर है मान लीजिए फ्रूट या टेस्ट, दूसरा हमारा लेट्स से फ़ोन, ओके? सो मेरे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद मेरा जो मॉडल होगा, वो एक वेक्टर जनरेट करेगा एप्पल के लिए। उसमें क्या होगा, फ्रूट को मान लीजिए एक हाई नंबर मिलेगा दैट इज़ लेट्स से मैं मान लेता हूँ 0.2, ओके? जस्ट रैंडम नंबर ले रहा हूँ और मान लीजिए फ़ोन को यहाँ पे मिला 0। ऐसे ही जब ये वाला रीड होगा, तो ये मेरा वेक्टर अपडेट होगा और इट विल बिकम समथिंग लाइक लेट्स से 0.4 और यहाँ पर ये मान लीजिए अभी भी 0 है। ओके? क्योंकि फ़ोन की बात अभी तक हमने नहीं की है। इस तरह से जब ये लास्ट सेंटेंस के बाद आउटपुट आएगा मेरा, तो मेरा एप्पल का जो फाइनल वेक्टर होगा, कुछ इस तरह से होगा। जहाँ पर मेरे फ्रूट वाले को एक बहुत हाई नंबर मिला होगा और फ़ोन वाले को एक लो नंबर मिला होगा। अब मेरी फाइनल एम्बेडिंग क्या हुई? एप्पल के रिगार्डिंग ये मेरी फाइनल एम्बेडिंग हो गई सारी ट्रेनिंग होने के बाद। अब चूँकि ये मेरी एम्बेडिंग बन गई, तो ये मेरे वेक्टर एम्बेडिंग में सेव हो गया और मुझे जब भी एप्पल की बात होगी, अब मुझे कोई यूज़र अगर नया सेंटेंस देता है, लेट्स से आई से एप्पल आई यूज़ एप्पल फ़ोन्स या वेरी फ्रीक्वेंटली समथिंग लाइक दैट।
सो अभी क्या होगा जब ये मेरा सेंटेंस इनपुट सेंटेंस मेरा न्यू इनपुट सेंटेंस मेरे वेक्टर एम्बेडिंग में जाएगा और एप्पल का वेक्टर ढूंढ के लाएगा, सो उसको ये वेक्टर मिलेगा, राइट? और इस सेंटेंस में ये एप्पल को एज ए फ्रूट ही कंसिडर करेगा बिकॉज इसने पास डेटा में यही सीखा है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम जो ये वेक्टर एम्बेडिंग जनरेट कर रहे हैं, ये हमारा स्टैटिक इन नेचर है। ओके, और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब जब भी मेरे डेटा में चूंकि एप्पल एज अ फ्रूट ज्यादा यूज हुआ था, सो मेरा जो स्टैटिक वेक्टर जनरेट हुआ अगेंस्ट एप्पल, उसमें एप्पल के फ्रूट वाले फीचर को हाई नंबर मिला। और अब जब भी मैं इस वेक्टर को एप्पल के वेक्टर को यूज करूंगा इन फ्यूचर, तो इसको ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर एप्पल फोन भी हो सकता है, और इसको हमेशा एज अ फ्रूट ही कंसिडर करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरा कोई भी सेंटेंस हो। ओके, सो हमारी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ एक मैकेनिज्म की जरूरत थी। ओके, और इसी चीज को हमने अवॉइड करने के लिए अटेंशन और सेल्फ अटेंशन पढ़ने वाले हैं, जो कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ स्टैटिक वेक्टर एम्बेडिंग ऑफ एप्पल के बजाय हमें चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म जो मेरा कॉन्टेक्स्ट बेस ये वेक्टर को जनरेट कर सके, राइट? इस वेक्टर को चेंज कर सके एज पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सो दैट यहाँ पर एप्पल फोन, जब एप्पल फोन की बात हो तो ये मेरा वेक्टर कुछ इस तरह से ना दिख के लेट्स से 0.2 0.8 दिखे, या और जब मेरे एप्पल फ्रूट की बात हो तो मेरा वेक्टर कुछ इस तरह से दिखे लाइक 0.8 0.2। अंडरस्टूड? सो हमारा यही टारगेट है कि हम इस स्टैटिक वेक्टर एम्बेडिंग को किसी मैकेनिज्म से यूज करके हमें कन्वर्ट करना है एज पर माई कॉन्टेक्स्ट, सो दैट मुझे पता हो कि मैं एप्पल का ये वाला वेक्टर यूज करूं या ये वाला वेक्टर यूज करूं। इट मीन्स कि ये मेरा डायनेमिक होना चाहिए नेचर में, एज पर माई कॉन्टेक्स्ट मेरा वेक्टर एम्बेडिंग चेंज हो जाना चाहिए, सो दैट मेरे सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट को मैं अच्छे से ग्रैब कर सकूं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा सेल्फ अटेंशन। सो आई होप वाई पार्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो कैसे समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो प्लीज बेयर विद मी, बट after the video you will understand everything. So before I proceed explaining you these details, okay, mathematical intuition of this self attention, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो ट्रांस अटेंशन इज ऑल योर नीड में सेल्फ अटेंशन का फॉर्मूला दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ओके, तो आपको अगर आप अटेंशन इज ऑल योर नीड पेपर को खोलेंगे तो आपको अटेंशन का फॉर्मूला ये दिखेगा, जहां पर अटेंशन ऑफ क्यू के वी इज इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स ऑफ क्यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ के टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी के मल्टीप्लाइड बाई वी। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा आपके उसमें, और आप अधिकतर जगह जब भी जाएंगे किसी भी चैनल पे या किसी भी वीडियो में या किसी बुक में पढ़ेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आप ये डिटेल में नहीं समझते। लोग इस डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर से, तो ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्क्रैच से बनाने की कोशिश की है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इस चीज को समझना। मैंने ट्राई किया है कि जितना इजी तरीके से आपको समझा सकूं। सो यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, यू कैन सी। एक मेरा सेंटेंस है ईट एप्पल फ्रूट, और दूसरा सेंटेंस है टॉक एप्पल फोन। ऑब्वियसली इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं है प्रोबेबली, बट मैंने दो सेंटेंस लिए हैं छोटे, और आपको ये समझाने के लिए कि कैसे अब मैं यहाँ से एप्पल का कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट कर सकता हूँ इस सेंटेंस के लिए, जो कि दूसरा होगा, और इस सेंटेंस के लिए दूसरा होगा, और जिसको देखकर मेरा मॉडल समझ जाएगा कि यहाँ पर मैं फ्रूट की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं फोन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा एग्जांपल है, दो सेंटेंस जिसमें एप्पल आए हुए हैं और दोनों में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं। सो इस एप्पल को मैं डायरेक्ट एप्पल की एक एम्बेडिंग यूज करने के बजाय, इन दोनों में डायरेक्ट एप्पल की एम्बेडिंग यूज करने के बजाय, व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई डू, आई कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस कि एप्पल की मीनिंग, यहाँ पर सिर्फ एप्पल नहीं है इस सेंटेंस में, ये एप्पल बना हुआ है 0.15 ईट मिलके, 0.6 एप्पल से मिलके और 0.25 फ्रूट से मिलके, या। तो मैंने क्या किया, एप्पल को डायरेक्ट एप्पल बोलने के बजाय मैंने इसको बोल दिया एप्पल मेरा बना है कुछ पोर्शन ऑफ ईट मिलके, कुछ पोर्शन ऑफ एप्पल से मिलके और कुछ पोर्शन ऑफ फ्रूट से मिलके। वैसे ही दूसरे सेंटेंस के लिए मैंने बोला कि मेरा एप्पल बना हुआ है कुछ पोर्शन ऑफ टॉक मिलके,
कुछ पोर्शन ऑफ एप्पल मिलके, कुछ पोर्शन ऑफ फ़ोन मिलके, राइट? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्पल की मैं डायरेक्ट मीनिंग लेने के बजाय अगर इस चीज़ पे फ़ोकस करूँ, तो मैं एप्पल को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी पकड़ पा रहा हूँ कि मेरा एप्पल चूँकि फ्रूट और ईट से मिलके भी बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर मैं एप्पल को एज़ ए फ्रूट बात कर रहा हूँ। और अगर इस इक्वेशन को देखूँ मैं एप्पल को डायरेक्ट एप्पल देखने के बजाय, सो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि एप्पल मेरा एज़ ए फ़ोन यूज़ हुआ है बिकॉज़ ये एप्पल यहाँ पर एप्पल प्लस फ़ोन प्लस टॉक से मिलके बना हुआ है, राइट? तो अगर मैं अपने हर एक वर्ड को डायरेक्ट वेक्टर देखने के बजाय किसी तरह इस तरह के पोर्शन में ऐड कर सकूं और अपने वेक्टर को अपडेट कर सकूं इस तरह से जिसमें ये टाइप की इंफॉर्मेशन हो, सो वो मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट को भी कैप्चर कर पाएगा। सो इसी को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, जब हम यहाँ पर एप्पल इज इक्वल टू मैंने लिखा है 0.15 ईट प्लस 0.6 एप्पल प्लस 0.25 फ्रूट, तो यहाँ पर ईट का मतलब मेरा डायरेक्ट ईट टेक्स्ट नहीं है, सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर इसका एम्बेडिंग वेक्टर यूज करना है। ओके, तो मैंने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखा कि एम्बेडिंग ऑफ एप्पल वर्ड नया क्या होना चाहिए, या इसका मुझे एप्पल का नया वेक्टर बनाना है, सो उसको मैंने डिनोट किया है एम्बेडिंग ऑफ एप्पल न्यू इज इक्वल टू 0.15 ऑफ एम्बेडिंग ऑफ ईट प्लस 0.6 एम्बेडिंग ऑफ एप्पल प्लस 0.25 एम्बेडिंग ऑफ फ्रूट। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये आता है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये नंबर्स क्या डिनोट कर रहे हैं? ओके, ये नंबर्स क्या है? सो ये नंबर्स को मैं बोल सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, ये 0.15 सिमिलरिटी है बिटवीन ईट और एप्पल। ओके, फिर ये 0.6 क्या है? ये सिमिलरिटी है बिटवीन एप्पल एंड एप्पल। ये 0.25 क्या है? ये सिमिलरिटी है बिटवीन फ्रूट एंड एप्पल। सेम गोज़ विथ सेकंड स्टेटमेंट, या similarity between apple and talk multiplied by embedding of talk, similarity between apple and apple multiplied by embedding of apple and so on. Okay, so मैं एक ही सेंटेंस पे फोकस करता हूँ, यहाँ पे इधर ही चलते हैं, सेम विल बी अप्लाइड ओवर हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने इन नंबरों को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इस सिमिलरिटी बिटवीन एप्पल एंड ईट, सिमिलरिटी बिटवीन एप्पल एंड एप्पल, सिमिलरिटी बिटवीन एप्पल एंड फ्रूट। और वी नो कि हम ये सिमिलरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पे हमने वेक्टर्स की बात की थी, डॉट प्रोडक्ट की। सो डॉट प्रोडक्ट हमें याद है ए डॉट बी। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज मेरा सेकंड सेशन को अटेंड कीजिए, वहां पर हमने स्टार्टिंग में इन सारे फॉर्मूलों की बात की है, जहाँ पे हमने क्विक रिवीजन लिया था इन सारे फार्मूलों के ऊपर। तो ये हमारा फार्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर हमारा कॉस इज सिमिलरिटी स्कोर। ओके, तो यानी कि ये हमारे जो सिमिलरिटी बिटवीन एप्पल एंड ईट हैं, इसको हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ एप्पल वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ईट वेक्टर। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है इस एम्बेडिंग ईट एम वेक्टर को डायरेक्ट लेने के बजाय हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि जब हमें किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होता है, तो अगर एक वेक्टर 1 क्रॉस 3 है और दूसरा भी 1 क्रॉस 3 है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते, राइट? 1 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 3 का डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, जबकि हमें जब भी अगर डॉट प्रोडक्ट करना है सेम मैट्रिक्स का, तो हमें इसको 1 इंटू 3 रखना होगा और दूसरे को 3 इंटू 1 करना होगा। यानी कि जो हमारा ये वेक्टर है, इसको मुझे ट्रांसपोज करके इस फॉर्म में लाना होगा। ओके, सो इसलिए अब चूंकि मेरा यहाँ पर एप्पल, ईट और फ्रूट तीनों ही वेक्टर सेम डायमेंशन और सेम एम्बेडिंग के हैं, राइट? अगर मेरा एप्पल यहाँ पर मान लीजिए 3 डायमेंशन है, तो मेरा ईट भी इसी तरह से 3 डायमेंशन होगा, 1 इंटू 3, और इसी तरह से मेरा फ्रूट भी 1 इंटू 3 होगा। सो इनका मैं डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता इन दोनों का, सो मुझे एक को ट्रांसपोज करना होगा, तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एप्पल और ईट के बीच का सिमिलरिटी क्या हुआ? एम्बेडिंग वेक्टर ऑफ एप्पल डॉट प्रोडक्ट एम्बेडिंग वेक्टर ऑफ ईट का ट्रांसपोज, राइट? सिमिलरली, सिमिलरिटी बिटवीन एप्पल एंड फ्रूट will be equal to dot product of embedding vector of apple and dot product of embedding vector of fruit का ट्रांसपोज एंड सो ऑन। ओके, सो इसीलिए आपको यहाँ पर ट्रांसपोज दिख रहा है, ठीक है ना? अब हम अपने फॉर्मूले में जो हमने यहाँ पर
स्टार्ट किया था इसके साथ, लेट मी चेंज द कलर, ये फ़ॉर्मूला हमारा, इस फ़ॉर्मूले में हम ये सारे चीज़ें प्लेस कर देते हैं, ओके? इन नंबर्स को लिखने के बजाय। सो ये हमारे स्टार्टिंग में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब इन 0.15 की जगह पर हमें ये चीज़ पुट करने वाला हूँ। तो मेरा फ़ॉर्मूला हो जाएगा एम्बेडिंग ऑफ एप्पल, जो भी मेरा न्यू एम्बेडिंग आएगा वो कैसे आएगा? एम्बेडिंग ऑफ एप्पल डॉट प्रोडक्ट विद ईट का एम्बेडिंग का ट्रांसपोज़, और उन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसमें हम वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे एम्बेडिंग वेक्टर ऑफ ईट, ओके? फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हो गया मेरा 0.6 की जगह आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये 2 वेक्टर, और बाद में मेरा जो ये वैल्यू आएगी इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा एप्पल के एम्बेडिंग को। फिर ऐसे ही मेरे ये 2 वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू आएगी मैं एम्बेडिंग ऑफ फ्रूट से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके? सो अगर इस चीज को मुझे अब पिक्चोरियल फॉर्म में देखना हो, जो कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, तो इसी फॉर्मूले को अब मैं थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में डायग्राम प्लॉट करने जा रहा हूँ, ओके? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इस इक्वेशन में, let me take another color, probably red, okay? So यहाँ पर मेरे सबसे पहले क्या है, मेरे पास embedding of apple, embedding of apple, embedding of apple है, वो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में कन्वर्ट शो किया है। यहाँ पर ये embedding of apple, embedding of apple, embedding of apple, और मैंने इसको 4 डायमेंशन का कंसिडर किया हुआ है, ओके? फिर मेरा क्या है, मुझे पहले वाले embedding apple को ईट के एम्बेडिंग एप्पल के ट्रांसपोज से डॉट प्रोडक्ट करना है, ओके? सो ये इस ईट वाले को मैंने सेकंड वाले को ग्रीन कलर में डिनोट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ट्रांसपोज किया है मतलब मैंने जो मेरा 1:4 था उसको मैंने 4:1 बना दिया, राइट? सिमिलरली इस चीज को मैंने यहाँ पर ये इस तरह से दिखाया हुआ है, और यहाँ पर ये इस तरह से दिखाया हुआ है। तो मेरे यहाँ 3 डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो ये मेरे अब इसका कुछ वैल्यू आएगा, दैट आई सेड लाइक S1, इसका कुछ वैल्यू आएगा, आई सेड लाइक S2, इसका कुछ वैल्यू आएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद S3, ये सारे स्केलर वैल्यू होंगे। हमें पता है कि जब हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट आता है कुछ स्केलर, राइट? अब मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ वेरी क्विकली। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने यहाँ पर ऐड किया है, सॉफ्टमैक्स लेयर लगाया हुआ है, राइट? सॉफ्टमैक्स लेयर की क्या जरूरत है? सॉरी, मुझे ऊपर ही रहना चाहिए जिससे आपको इक्वेशन दिखता रहे और आप कंपेयर कर सकें चीजों को। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी S1, S2 और S3, जो ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आई, राइट? बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम किया है मैंने, सॉफ्टमैक्स लेयर लगाया है। क्यों? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट के बाद वैल्यू आई है, ये वैल्यू मेरी अनबाउंडेड होगी, राइट? ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। S1 हो सकता है मेरा 10 आ जाए, S2 मेरा -5 आ जाए, और S3 मेरा 12 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। कोई भी अनबाउंडेड वैल्यू आ सकती है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो और जिनका सम 1 हो जाए, जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, मुझे पता होगा कि मेरा ये जो एप्पल वर्ड मिल्क एप्पल एम्बेडिंग बना है, वो 30% ईट वाले वेक्टर से बना है, 40% इससे बना है, 50% इससे बना है, समथिंग लाइक दैट, राइट? लेकिन अगर मेरा रैंडम नंबर आया, सो मैं इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं डिनोट कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि 10 टाइम ये ईट से मिलके बना है, -5 टाइम एप्पल से मिलके बना है, और 12 टाइम ये फ्रूट से मिलके बना है, राइट? जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था ऊपर, जो नंबर्स लिए थे, यहाँ पर ये नंबर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है, 0.15, 0.6, 0.25, जिनका सम 1 हो रहा है, ओके? तो आप इस इक्वेशन में ईज़िली बोल सकते हैं कि मेरा जो एप्पल की एम्बेडिंग है, वो 15% ईट से बनी है, 60% एप्पल से बनी है, और 25% फ्रूट से बनी है। सो मेरा डॉट प्रोडक्ट के बाद इस तरह से अनबाउंडेड नंबर आ रहे हैं, तो मुझे इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है बिटवीन 0 टू 1। इसलिए हम इन नंबर्स के ऊपर सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, और सॉफ्टमैक्स फंक्शन इन नंबरों को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न कर देगा नया नंबर, दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, ओके? और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो S1, S2, S3 नंबर आए हैं, इनको बोलते हैं हम अटेंशन स्कोर, ओके? इसको बोला जाता है अटेंशन स्कोर। और जो मेरा नीचे जो नंबर आए हैं आफ्टर सॉफ्टमैक्स फंक्शन, उनको बोलते हैं हम अटेंशन वेट्स, ओके? तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और आपको कई बार इंटरव्यू में ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि अटेंशन स्कोर और अटेंशन वेट में क्या डिफरेंस है, ओके? सो अटेंशन स्कोर्स वो हैं जो हमारे इन दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो अटेंशन स्कोर है, और उस पे सॉफ्टमैक्स अप्लाई करने के बाद नॉर्मलाइज्ड वैल्यू जो होती है वो मेरा अटेंशन वेट होता है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम था, हमें इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ये वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें जो वैल्यू आई है उसको इस एम्बेडिंग से, इस एम्बेडिंग से और इस एम्बेडिंग से मल्टीप्लाई करना है, ओके? सो मैं अल्फा 1 को इस वेक्टर से, अल्फा 2 को इस वेक्टर से और अल्फा 3 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके? और उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी उन सबको सम करूँगा और मेरा फाइनल में क्या आएगा, मेरा इस एप्पल का नया एम्बेडिंग वेक्टर आ जाएगा, जिसमें मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी कि ये किन-किन वर्ड से मिलके बना हुआ है और ये मेरा कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर होगा, वेक्टर एम्बेडिंग होगा, राइट? जो कि मेरा नया होगा एप्पल के लिए। ऐसे ही मैं सारे वर्ड्स के लिए कर सकता हूँ, अपने सेंटेंस में अवेलेबल सेंटेंस में और सारे सेंटेंस के लिए भी कर सकता हूँ, तो मुझे इससे क्या होगा, जब भी मेरा एप्पल का नया अ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मिलेगा, सो ये मेरा सबसे पहले तो कॉन्टेक्सचुअल होगा विद रिस्पेक्ट टू माय इनपुट और ये डायनामिक होगा हर बार, राइट? सो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि एप्पल मेरे सेंटेंस में एज़ अ फ्रूट आया है या एज़ अ वर्ड आया है। मेरा सिस्टम ईज़िली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है अगर हमें ये स्टेप्स फॉलो करता हूँ, राइट? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अगर नहीं तो 2 मिनट वीडियो को पॉज़ करिए, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अब इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है और हमने क्या मिस किया? ओके, बिकॉज़ ये बहुत ही छोटा-सा प्यारा-सा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या? कि इस अप्रोच में हमारे पास कहीं भी कोई लर्नेबल पैरामीटर नहीं है, ओके? ट्रेनेबल पैरामीटर नहीं है। हमने यहाँ पे जो भी काम किया, आप देखिए, यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया, यहाँ पे एक वेक्टर लिया, इनका डॉट प्रोडक्ट किया, ओके? फिर कोई वैल्यू आई, फिर उसको मैंने सॉफ्टमैक्स लगाया, फिर उसको कोई वैल्यू आई, फिर मैंने उसी वेक्टर को लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेनेबल पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब मैं अपने डेटा से कुछ नहीं सीख रहा हूँ। मैं जो भी यहाँ पे वेक्टर जनरेट कर रहा हूँ, वो मेरा एक जनरल पर्पज़ वेक्टर होगा, ना कि मेरा टास्क स्पेसिफिक होगा, राइट? ये आप समझ सकते हैं? यहाँ पर जब मेरा कोई लर्नेबल पैरामीटर नहीं है, यानी कि मैं डेटा से कुछ नहीं सीख रहा हूँ, तो मेरा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टास्क ये जो भी मेरा एम्बेडिंग बनेगा नया, ये मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल पर्पज़ होगा, ना कि मेरा टास्क स्पेसिफिक होगा। सो अगर मुझे मान लीजिए ट्रांसलेट करना है कोई सेंटेंस, सो उस केस में ये फ़ेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेंटेंस है अ, मान लीजिए एक सेंटेंस लेता हूँ मैं जिसकी डबल मीनिंग होती है, आई एम जस्ट थिंकिंग इट उम, चलिए नहीं याद आ रहा है अभी फ़िलहाल। एनीवेज़ मान लीजिए कोई मेरे पास कोई सेंटेंस है जिसकी डबल मीनिंग्स हैं, ओके? कोई प्रोवर्ब काइंड ऑफ है। तो यहाँ पर चलिए एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आता है, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है ब्रेक द लेग, ओके? सो ब्रेक द लेग का सेंटेंस इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन अगर करना है, सो इस ब्रेक द लेग का क्या मतलब होगा कि थोड़ी मेहनत करी जाए, राइट? बट अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो पैर को तोड़ दो, राइट? तो अगर मुझे इस चीज़ को ट्रांसलेट करना है हिंदी में, सो मेरा सिस्टम जो मैंने अभी यहाँ पर बिल्ड किया है, चूँकि इसने डेटा से नहीं सीखा है, तो इसको इस ब्रेक द लेग का मीनिंग हमेशा समझ में आएगा या इसको ट्रांसलेट करेगा कि पैर तोड़ दो। जबकि मुझे चाहिए क्या? कि ये इस डेटा से सीखे और इसके ट्रांसलेशन को पैर को तोड़ देने के बजाय ये बोले कि थोड़ी मेहनत करो, राइट? सो यही मेरा यहाँ पर कहना है कि यहाँ पे चूँकि मैं डेटा से नहीं सीख रहा हूँ, तो ये मेरा जनरल पर्पज़ मॉडल बनेगा और मेरा इस तरह के सिनेरियो में टास्क स्पेसिफिक जब काम करना होगा, तो ये फ़ेल करेगा। सो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सोचना होगा कि हम कैसे इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, जिससे मैं कुछ ट्रेनिंग पा सकूँ इस मॉडल में डेटा से, ओके? या कि लर्नेबल पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर सकूँ। सो ये मेरा नेक्स्ट टास्क रहने वाला है, ओके? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर छोटा-सा बिफोर वी प्रोसीड अहेड कि अभी इस मॉडल में हमने क्या किया है, उसको एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं और हमने क्या किया है। हमने क्या किया, हमारे पास एक एम्बेडिंग वेक्टर था, राइट? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारे पास जो वेक्टर थे उन्हीं वेक्टर को मैंने यहाँ पर लिया है, उसी वेक्टर को मैंने यहाँ पर लिया है और उन्हीं वेक्टर्स को मैंने यहाँ पर लिया है। तो एक ही वेक्टर को मैं 3 बार 3 तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। कैसे? अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं इन अ वे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मेरा एक क्वेरी है, लाइक क्वेरी है मेरा एप्पल,
और मैं इस सेंटेंस में एप्पल ईट एप्पल फ्रूट, राइट? सो मेरा बार-बार जा रहा हूँ मैं एप्पल से, एप्पल जाके ईट से पूछ रहा है कि मैं तुमसे कितना सिमिलर हूँ, राइट? ये नंबर सिमिलरिटी स्कोर है। सो ये एप्पल वर्ड इससे पूछ रहा है ईट से मैं तुमसे कितना सिमिलर हूँ। फिर एप्पल वर्ड ये पूछ रहा है एप्पल से मैं तुमसे कितना सिमिलर हूँ। फिर ये एप्पल वर्ड फ्रूट से पूछ रहा है मैं तुमसे कितना सिमिलर हूँ, राइट? उसके बाद यहाँ पर जब कोई आउटपुट आ रहा है तो ये मेरा एज़ ए वैल्यू ट्रीट कर रहा है सेम वेक्टर, और उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई और प्रोसेस करके मैं अपना फाइनल एम्बेडिंग जनरेट कर रहा हूँ। सो इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है? इस चीज़ में मैं आप देख रहे हैं कि मैं सेम ही वेक्टर को एज़ ए क्वेरी भी यूज़ कर रहा हूँ, एज़ ए की भी यूज़ कर रहा हूँ और एज़ ए वैल्यू भी यूज़ कर रहा हूँ, ओके? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको क्वेरी वैल्यू और की क्यों नाम दिया? क्योंकि यहाँ पर ये मेरा जो वेक्टर है ये क्वेरी कर रहा है कुछ की वेक्टर से कि मैं तुमसे कितना सिमिलर हूँ, और फिर फाइनली जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो ये चीज़ है जो मेरा एज़ ए वैल्यू काम काम कर रहा है, और इसी पे प्रोसेस करके मुझे फाइनल आउटपुट मिल रहा है, ओके? तो अब आगे से इसको हम क्वेरी, की और वैल्यू वेक्टर बुलाएँगे, ठीक है? सो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने क्वेरी के लिए भी सेम वेक्टर लिया, की के लिए भी सेम वेक्टर लिया और वैल्यू के भी लिए सेम वेक्टर लिया। तो ये उसी तरह की बात हो गई जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको आपके पास आपका रिज़्यूम आपने बना रखा है, ओके? और आप चाहते हैं कि आपको नौकरी ढूँढनी है, ओके? तो आप क्या करेंगे? आप इस रिज़्यूम को लेंगे, तो आपको क्या-क्या काम करना होगा नौकरी ढूँढने के लिए? सबसे पहले किसी वेबसाइट पे जाएँगे, आप प्रोफ़ाइल बनाएँगे, ओके? सबसे पहले हम प्रोफ़ाइल बनाएँगे। फिर यहाँ पर आप किसी कीवर्ड से जॉब को सर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर आपको पास कॉल आएगी, इंटरव्यू देंगे और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, राइट? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले सिनेरियो में कि मैंने अपना रिज़्यूम उठाया और सारा का सारा रिज़्यूम डाल दिया प्रोफाइल बनाने के लिए। फिर अपना रिज़्यूम उठाया, पूरा का पूरा रिज़्यूम डाल दिया यहाँ पर अ, सर्च करने के लिए कीवर्ड्स, या कीवर्ड डालने के बजाय मैंने पूरा रिज़्यूम डाल दिया और अपनी जॉब को सर्च करने लगा। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो मैंने अपने इंटरव्यूअर को बोला कि मेरा रिज़्यूम ले लो और आपको जो आंसर चाहिए यहाँ से निकाल लो और मुझे बता दो मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं। सो क्या ये प्रोसेस काम करेगा आपका? बिल्कुल नहीं, राइट? सो इंस्टेड अगर मैं क्या करूँ, मैं रिज़्यूम से कुछ कंटेंट्स को उठाऊँ, उससे मैं अपना प्रोफाइल बनाऊँ, कुछ कंटेंट्स को उठाऊँ, उसके बेस पे मैं जॉब को सर्च करूँ और कुछ कंटेंट्स को उठाऊँ और उसके बेस पे मैं इंटरव्यूअर को आंसर करूँ। सो ये मेरा अप्रोच ज़्यादा बेटर होगा, करेक्ट? सो मेरा क्या कहना है कि रिज़्यूम को मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँ, 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँ, जिसमें से एक मेरा काम करे प्रोफाइल बनाने के लिए, एक मेरा काम करे जॉब सर्च करने के लिए पोर्टल पे कीवर्ड्स के हेल्प से, और एक पोर्शन मेरा इंटरव्यू में हेल्प करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए हेल्प करे, राइट? तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने एक ही वेक्टर को क्वेरी भी बना रखा है, एक ही वेक्टर को की भी बना रखा है और एक ही को वैल्यू भी बना रखा है। तो ये यही वाली बात हो गई कि मैं अपने रिज़्यूम से ही बोल रहा हूँ कि तुम सब कुछ मेरे रिज़्यूम से ही कर लो, राइट? So rather than doing this, what if I can go and break my this resume in three portion, one for profile, one for keyword search, another one for interview, right? So same way में मेरे पास जो embedding vectors है मेरे, अगर मैं उसको किसी तरह से क्वेरी की और वैल्यू में ब्रेक कर दूं, सो वो मेरा हेल्प करेगा और वो बेटर होगा, राइट? सो यहाँ पर मेरा यही टारगेट है, मेरा जो एम्बेडिंग वेक्टर है, एम्बेडिंग वेक्टर मतलब एप्पल का जो एम्बेडिंग वेक्टर है उसको मैं 3 पोर्शन में मुझे डिवाइड करना है, क्वेरी, की और वैल्यू में, ओके? क्वेरी को मैंने ब्लैक से डिनोट किया है, की को मैंने ग्रीन से और वैल्यू को मैंने पर्पल कलर से। सो यहाँ पर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, जब मुझे एक वेक्टर को 3 वेक्टर में डिवाइड करना है या 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल सी बात है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर, अगर आपको याद हो तो। सो अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं 3 रैंडम वेक्टर लेता हूँ, ओके? इसको मैं WQ, WK और WV बोलता हूँ, और अगर इन रैंडम वेक्टर्स को मैं अपने एम्बेडिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे जो नया वेक्टर मिलेगा उसमें से एक क्वेरी हो जाएगा, एक की हो जाएगा और एक वैल्यू हो जाएगा। और ये मेरी एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेगा कि ये मेरे WQ, WK, WV को मैं रैंडमली सेलेक्ट कर सकता हूँ पहले, और बाद में अपने न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से या बैक प्रोपगेशन की हेल्प से इन वेट्स को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ फ्रॉम माय डेटा। सो जो मुझे ये प्रॉब्लम आई थी ब्रेक द लेग का ट्रांसलेशन जो टास्क स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर मैं अपने डेटा से इन वैल्यूज को सीखूंगा और मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और इस तरह से
मैं एक बेटर मॉडल बना सकूँगा, राइट? सो अब मेरे इस जो मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया था आपको, सो यहाँ पर अब आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम अब ये सेम वेक्टर को ना यूज़ करके डिफरेंट की वेक्टर लेंगे, डिफरेंट क्वेरी वेक्टर लेंगे और डिफरेंट वैल्यू वेक्टर लेंगे और उससे हम अपने इस आर्किटेक्चर को पूरा करेंगे, जहाँ पर मेरा क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर कैसे आएँगे, अपने एक्जिस्टिंग एम्बेडिंग वेक्टर को मल्टीप्लाई करके विथ 3 रैंडम सेलेक्टेड वेक्टर्स, ओके? और ये रैंडम वेक्टर्स मेरे लर्नेबल होंगे, ट्रेनेबल होंगे, ओके? जो हम न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन करके आइडेंटिफाई करेंगे इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेस्ट। सो अब हम इसको यहाँ पर इस आर्किटेक्चर में इसको हमने क्यू से डिनोट कर दिया, ये हमारा क्वेरी वेक्टर हो गया। कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये मेरा क्वेरी वेक्टर हो गया, ये मेरा की वेक्टर हो गया और ये मेरा एज़ ए वैल्यू वेक्टर काम करेगा, जो मेरे कैसे डिराइव हुए हैं, अब आप आई होप समझ गए हैं। और हमने यहाँ पर अपने मॉडल में कहीं न कहीं लर्नेबल पैरामीटर भी इंसर्ट कर लिए, ओके? सो अब अगर ऊपर के डायग्राम को मैं छोटा-सा शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करूँ, सो मेरे पास लेट्स से ये 3 वर्ड्स थे मेरे सेंटेंस में, 3 टोकन्स थे और तीनों की एम्बेडिंग मान लेता हूँ मैं 4 थी साइज़, या सो मेरे पास क्वेरी वेक्टर हो गया 3 इंटू 4 का, की वेक्टर हो गया 4 इंटू 3 का, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, मेरे पास कोई वैल्यू आई S1 S2 S3, जो कि आप देख सकते हैं 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 का मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आउटपुट आएगा 3 इंटू 3 का और इस 3 इंटू 3 के ऊपर मैंने लगाया सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स ने क्या किया, मेरे इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया लेट्स से W1, W2, W3 में और फिर इसके ऊपर मैंने वैल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, जो कि मेरा अगेन यहाँ पर ये 3 इंटू 4 होगा, ये 3 इंटू 4 है, ये मेरा 3 इंटू 3 है, ओके? सो इन दोनों को जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा फिर से, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो 3 इंटू 4 का आएगा और ये मेरा यही फाइनल एम्बेडिंग वेक्टर्स होंगे फॉर ईट, एप्पल एंड फ्रूट के लिए। सो इन शॉर्ट हमने ये देखा और यही हमारा कह सकते हैं आप सेल्फ अटेंशन है, ओके? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अटेंशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि किस वर्ड को कितना अटेंशन देना है और वो अपने आप से डेटा से लर्न करते हैं बिकॉज़ ये हमने क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर को ट्रेन करके हमने आइडेंटिफाई किया है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ अटेंशन, इस तरह से, ओके? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा और इसमें पोर्शन रह गया है, तो अब देखते हैं। तो इसी डायग्राम को अगर मैं अब इस इक्वेशन को बात करूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेरी वेक्टर लिया, क्वेरी वेक्टर को की के ट्रांसपोज़ से हमने डॉट प्रोडक्ट किया, उसके बाद किसी नंबर से डिवाइड किया, इसको भी हम बाद में देखते हैं। फिर इस पूरे का हमने सॉफ्टमैक्स लिया और फिर उसको हमने वैल्यू से डिनोट किया, तो हमें क्या मिलता है अटेंशन स्कोर, जो कि हमारा फाइनल वेक्टर मिला, राइट? अटेंशन मिलता है। अब यहाँ पर एक पोर्शन आपको दिख रहा होगा कि अंडरस्कोर डी से और डिवाइड किया गया है अंडरस्कोर डीके से, ओके? सो इसको भी समझ लेते हैं। आई होप अब आपको ये अटेंशन का फॉर्मूला समझ में आ गया, ये सेल्फ अटेंशन कैसे डिराइव हुआ है। जस्ट एक चीज़ रह गई है अंडरस्कोर डीके और व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर डूइंग, क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ इससे आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। अब देखते हैं कि हम व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ डी, ओके? तो अगर आपको याद हो, सो जब भी हमारे पास लो डायमेंशन के वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा वेरिएंस लो आएगा, ओके? और जब हाई डायमेंशन के वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा वेरिएंस वेरी हाई आएगा। कैसे? एग्ज़ाम्पल देते हैं। अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, 2 डायमेंशन के 1 इंटू 1, 2 और 2, 1, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज़ 4, या? ऐसे यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। फिर अगर यही मैं 4 डायमेंशन का वेक्टर लेता हूँ और उनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, कई सारे वेक्टर्स हो मेरे पास, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ हाई वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ मैं 4 नंबर का प्रोडक्ट करके ऐड करूँगा, तो इसकी वैल्यू हाई होगी, कुछ भी हो सकती है, जस्ट एग्ज़ाम्पल मैंने 4 ले लिया और ऐसे ही ढेर सारे वेक्टर होंगे, तो इनकी सबकी वैल्यू बहुत हाई आएगी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, राइट? तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जब मेरा लो डायमेंशन का वैल्यू है, तो इनकी वैल्यू की रेंज जो होगी वो हो लो होगी, राइट? दैट इज़ समथिंग इक्विवेलेंट टू वेरिएंस, राइट? तो जब मेरे पास लो डायमेंशन के वेक्टर्स हैं, तो मेरा लो वेरिएंस है और जब मेरे पास हाई डायमेंशन के वेक्टर होंगे, तो ऑब्वियसली मेरा ये जो रेंज होगा, ये ज़्यादा होगा, इट मीन्स मेरा वेरिएंस भी ज़्यादा है, ओके? अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो देखते हैं, वेरिएंस ज़्यादा होने से। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे
कि जब मेरा अ, इन वे ये डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टमैक्स अप्लाई कर रहा हूँ अपने फंक्शन में, राइट? डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से ऊपर चल के देखते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, तो मैं अपना डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है, उसपे सॉफ्टमैक्स लगा रहा हूँ। तो सॉफ्टमैक्स की टेंडेंसी क्या है, अगर मेरा इस डेटा में वेरिएंस ज़्यादा है, तो सॉफ्टमैक्स क्या करेगा कि अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर एक वैल्यू है 1, अगली वैल्यू है 99 या और बड़ी नंबर ले लेता हूँ मैं, एक वैल्यू है 1, दूसरी है 100। सो जब मैं इस पे सॉफ्टमैक्स लगाऊँगा, तो ये 1 को बहुत ही छोटी वैल्यू मिलेगी, लेट्स से 0.1% या क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल होता है फ़ॉर्मूला सॉफ्टमैक्स का। और जब मैं 100 का सॉफ्टमैक्स लूँगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सिमेटली 99 या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। जस्ट एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। लेकिन अगर ये रेंज छोटी होती, लेट्स से एक की वैल्यू होती है 10, दूसरे की वैल्यू होती है 12। सो जो मेरा फंक्शन सॉफ्टमैक्स इनको कन्वर्ट करता, वो कन्वर्ट करता कुछ इस तरह से, प्रोबेबली 30 इसको होता 30% और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती मेरी 70% में, समथिंग लाइक दैट, ओके? जस्ट एग्ज़ाम्पल। मतलब जब मेरा लो वेरिएंस होगा, तो सॉफ्टमैक्स मेरा दोनों बहुत छोटे या बहुत बड़े नहीं होंगे। बट अगर ये मेरा हाई वेरिएंस होगा, तो मेरा जो लोवेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसका सॉफ्टमैक्स भी बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो जाएगा। और आपको पता है जब हम बैक प्रोपगेशन करते हैं और हमारे पास बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर होते हैं, तो हमारे पास वेनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट डिसेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? वेनिशिंग और एक्सप्लोडिंग डिसेंट का मतलब, तो जैसे वेनिशिंग अगर मेरी वैल्यू बहुत छोटी हो गई, तो इसका नेग्लिजेंस होने लगेगा और मेरा यहाँ पर वेट और अपडेट नहीं होंगे, यानी कि मेरा मॉडल और ट्रेन नहीं होगा, लर्न नहीं करेगा, राइट? तो इस तरह की प्रॉब्लम मुझे आ सकती है अगर मेरा वेरिएंस बहुत ज़्यादा है तो मॉडल में, ओके? बिकॉज़ सॉफ्टमैक्स मेरा बहुत छोटे नंबर को बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी दे देगा और बहुत बड़े नंबर को बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी दे देगा। अब इसको हम दूर कैसे करेंगे? इसको समझ लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया दूर करना क्यों है? तो देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा। अगर मेरे पास एक वन डायमेंशन वेक्टर है, जैसे लाइक एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इनका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? ए बी, ओके? सो इसका वेरिएंस क्या होगा? अप्रॉक्सिमेटली मान लेते हैं वेरिएंस इज़ इक्वल टू वेर ऑफ एक्स होगा। जब यही मैं 2 डायमेंशन का वेक्टर लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा और इसका प्रोडक्ट इस तरह से आएगा, ओके? सो मैं अप्रॉक्सिमेटली कह सकता हूँ कि इसका जो वेरिएंस होगा, इसका लगभग-लगभग 2 टाइम्स होगा, राइट? हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स ऐड हो रहे हैं, ओके? एग्ज़ैक्टली नहीं होगा बट अप्रॉक्सिमेटली मैं मान सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ इसका होगा, राइट? इसी तरह से जब ये 3 डायमेंशन होंगे, तो मेरे पास जो वेरिएंस आएगा वो 3 टाइम्स होगा ऑफ इस वाले वेरिएंस के, राइट? अप्रॉक्सिमेटली वेर ऑफ एक्स, ओके? सो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरा कितने भी डायमेंशन का मैं यहाँ पर वेक्टर्स लूँ, मेरा जो ये वेरिएंस है वो वेरिएंस एक्स ही रहे हमेशा, 1 डायमेंशन के बराबर ही रहे, ओके? तो इसके लिए मुझे इसका मतलब इन वेरिएंस को किसी न किसी नंबर से डिवाइड करना है सो दैट ये मेरा वेरिएंस हमेशा वेर ऑफ एक्स ही आए। अब क्वेश्चन ये है कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए, ओके? तो वेर ऑफ एक्स लाने के लिए अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इफ यू हैव रैंडम वेरिएबल एक्स विद वेरिएंस ऑफ वेर एक्स एंड यू क्रिएट न्यू वेरिएबल वाई by scaling x with a constant c, so the variance of y will become सी स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, ओके? मतलब कि अगर मेरा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका वेरिएंस होगा मेरा वेर ऑफ एक्स, ओके? वेर ऑफ एक्स, वेर वी मैं सिर्फ वाई ऑफ एक्स लिख देता हूँ, ओके? वेरिएंस ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं अपने y को स्केल कर दूं c से, यानी कि मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके? सो मेरा वेरिएंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं y को c से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा वैल्यू cx हो जाएगा। तो मेरा वेरिएंस क्या हो जाता है? यहाँ पे वेरिएंस क्या हो जाता है ये? सी स्क्वायर ऑफ वी एक्स, ओके? ये हो जाता है मेरा। सो मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं y में c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा वेरिएंस सी स्क्वायर टाइम हो जा रहा है, राइट? तो इसी प्रॉपर्टी को मैं अगर यहाँ पर यूज़ करूँ और y को स्केल कर दूँ 1/√2 से, तो c की जगह मैं अगर 1/√2 ले लूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वेरिएंस हो जाएगा इज़ इक्वल टू वेरिएंस बाय 2 और मेरा वेरिएंस यहाँ पर क्या था? 2 ऑफ वेरिएंस एक्स फॉर 2 डायमेंशन, राइट? ये 2 ऑफ वेरिएंस एक्स, या तो यहाँ पर मेरा 2 ऑफ वेरिएंस एक्स हो जाएगा। चूंकि मैंने स्केल किया हुआ है रूट 2 से, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, या सी स्क्वायर दैट मीन्स 2।
सो ये 2 कट के मेरा वेरिएंस ऑफ x ही बचेगा फाइनली। सिमिलरली अगर मेरे पास 3 डायमेंशन होता, तो नीचे मेरा हो जाता y/√3 और मेरा y का वेरिएंस कितना होता? जो यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ लगभग-लगभग 3 ऑफ वेरिएंस x 3 टाइम्स, और चूँकि मैंने √3 से डिवाइड किया है, तो इस रूल से ये c स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, और मेरा अगेन ये वेरिएंस अप्रॉक्सिमेटली वेरिएंस x के ही बचेगा। तो मेरा डायमेंशन कितना भी मैं बड़ा कर दूँ, अगर मैं डायमेंशन के रूट से डिवाइड कर दे रहा हूँ अपने वेरिएंस को, सो मेरे पास क्या बच रहा है? जो मेरा वेरिएंस 1 डायमेंशन के साथ होना चाहिए था, वही वेरिएंस मेरा हमेशा रह रहा है, ओके? और वेरिएंस 1 के साथ मेरा सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेरिएंस होगा, या जब मेरा 1 डायमेंशन होगा, तो इसीलिए मैं अपने वेरिएंस को हमेशा 1 डायमेंशन के इक्वल रखना चाहता हूँ, और इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में अंडर रूट डीके से डिवाइड किया गया है। डीके इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ योर की मैट्रिक्स, ओके? यहाँ पर ये है, इसलिए अंडर रूट स्क्वायर डीके से डिवाइड किया गया है। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि अगर हमें अटेंशन कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेरी वेक्टर लेना है, जो कि हमारा कहाँ से आएगा? एक डब्ल्यू क्यू लेंगे, जिसको हम अपने एम्बेडिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डब्ल्यू क्यू कहाँ से आएगा? हमारा लर्नेबल पैरामीटर होगा, उसको हम ट्रेन करके मॉडल से डेटा से सीख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास केटी होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद उसको अंडर रूट डी के से डिवाइड करेंगे, उनका सॉफ्टमैक्स लेंगे और वैल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल न्यू कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हमको मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड की मीनिंग को समझने की क्षमता होगी। सो ये हमारा इस तरह से सेल्फ अटेंशन काम करता है। वेरी क्विकली एक बार हम फिर से देख लेते हैं बहुत तेजी से। हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले देखा कि हमारी जो अटेंशन मैकेनिज्म है, इसमें हमें 4 चीज़ें जाननी है: सिम्प्लिफाइड अटेंशन, सेल्फ अटेंशन, कॉजल अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन। सिम्प्लिफाइड और सेल्फ अटेंशन हमने आज पढ़ने का टारगेट किया और हमने पढ़ा भी। इसको वेरी क्विकली देख लेते हैं कि हमने देखा कि हमें अपने सेल्फ अटेंशन की ज़रूरत ही क्यों है? सबसे पहले हमें अपने अटेंशन की ज़रूरत क्यों है? तो हमने यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल देखा, हमें समझ में आया कि हमारे पास एक स्टैटिक एम्बेडिंग ना होके हमें चाहिए एक कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग जनरेट करने का सिस्टम। फिर हमने देखा, हमने सिंपल 2 सेंटेंस लिए, इन सेंटेंस को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं वर्ड को समझने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर उसको देखा, यहाँ पर ही हमने सिंपल अटेंशन देखा सबसे पहले। यहाँ पर सिंपल अटेंशन देखा, यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी अटेंशन स्कोर क्या होता है, अटेंशन वेट क्या होता है। फिर हमने देखा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर कोई लर्नेबल पैरामीटर नहीं है, तो फिर हमने लर्नेबल पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने अपने एम्बेडिंग्स को क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिक्स में डिवाइड किया, और इनको डिराइव करने के लिए हमने 3 डिफरेंट मैट्रिसेस लिए, डब्ल्यू के, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू वी, जिनको हम लर्नेबल पैरामीटर बोलते हैं, जिनको हम मॉडल ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। फिर इसको हमने अपने एम्बेडिंग वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें न्यू वेक्टर्स मिले, क्वेरी, की और वैल्यू। देन हमने देखा कि हम अपने सॉफ्टमैक्स अटेंशन फंक्शन को रूट डी के से डिवाइड क्यों करते हैं, ये हमने समझा, ड्यू टू वेरिएंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और फाइनली हमने इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया गया है, इसका इंट्यूशन क्या है, ये समझा। सो आई होप आपको ये समझ में आया। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।